नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2022 का पेपर हो चुका है और सबसे तेज यहां पर उत्तर देने के लिए मैं आपके साथ यहां पर हाजिर हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहता हूं कि इस बार जो परिवर्तन किया है यूपीपीसीएस ने अपने इस परीक्षा के तैयारी में, उसमें यह किया है कि सेट ए बी सी डी में ऑप्शंस का भी हेरफेर कर दिया है। यानी कि ए ऑप्शन बी के नंबर पर, बी ऑप्शन जो है सी के नंबर पर ऊपर नीचे शफल कर दिया गया है ऑप्शन, और इस प्रकार जो है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे तेज उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं और ऑथेंटिक देंगे, जितना दिया जाएगा उतना ऑथेंटिक उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत ये जो भारत में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन हैं? तो ये जो आंसर होगा वो होगा गुजरात, केरल और पंजाब। इंग्लिश में भी ये आंसर है यहाँ पर, गुजरात, केरल और पंजाब। तो पहले का ऑप्शन होगा ए। फिर दूसरा देखते हैं कि निम्न 2 वक्तव्यों में से अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर भी एक डिफरेंस किया गया है कि पहले जो है ऑप्शन ये नहीं होते थे, पहले होता था ए एंड आर बोथ आर करेक्ट और उसका ये सही एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर भी सफल कर दिया गया है। तो बहुत सारे मित्र जिन्होंने ये ध्यान नहीं दिया होगा, मुझे आशा है कि उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। तो इसमें कह रहा है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड था, दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कारण में है क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो जहां तक हमें लग रहा है, जो टीम के द्वारा दिया गया है, वो आंसर इसका सी होगा, यानी कि दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे जो ऑप्शन होना चाहिए वो होगा आपका हांगकांग के बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर जापान और रूस। तो 3, 4, 1, 2 यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होना। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है जो है? तो ये देश होगा बांग्लादेश। ये करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है वहाँ पर भी आर्सेनिक की बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलती हैं, तो उसके जस्ट बगल में आपका जो बांग्लादेश है वहाँ पर भी जो है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रश्न की कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न में जो उत्तर होगा वो होगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर सुमेलित नहीं होगा। यहाँ पर मणिपुर में 62 विधानसभा की सीटें नहीं हुई और अभी चुनाव हुआ है हाल ही में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। ये कुल 60 सीटें हैं केवल यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ऊपर, ठीक है, पीडीएफ थोड़ा ऊपर नीचे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो कॉन्क्वेस्ट था अलाउद्दीन खिलजी का, वो कैसे था? तो इसका जो होगा उसमें सबसे पहले उसने गुजरात विजय की थी। तो गुजरात विजय को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन ए आपका मिल जाएगा, क्योंकि उसी में 2 जो है पहले नंबर पर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, अगर आपने मूवी भी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी वाली, वो जो मार के आता है और कड़ा से जीत करके आ रहा है, ठीक है, और अपने जो जलालुद्दीन खिलजी उसके जो चाचा रहते हैं, उनकी बेटी से विवाह भी किया रहता है और मलिक कफूर उसको मिलता है। तो ये जो सारा फंडा है आपका, वो आप उस मूवी के थ्रू भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो इसमें एम एस स्वामीनाथन तो हर बार पूछे जाते हैं, उसके अलावा वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग 7वां का आंसर कौन सा होगा। 7वां का आंसर भी ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि मानस कहाँ पर है? तो मानस है आपका असम में, सुंदरबन है आपका पश्चिम बंगाल में। तो अगर इन दोनों को मिला देंगे आप तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 8वें का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये देखिए इन्फ्लुएंजा का एक तो इसका जो सिंपली है वो इन्फ्लुएंजा होगा, क्योंकि कई लोगों ने निमोनिया लगाया है, बट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का होता है, तो इसको याद रखने की जरूरत थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न जो हमारा है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा स्क्रीन ऐसे है, चलिए मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन टिल्ट करके देख लीजिएगा। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये काफ़ी चर्चा में रही है, सामिया सुलू हसन। ये आप बहुत ज़्यादा चर्चा में ये न्यूज़ रही थी। सामिया सुलू हसन वो थी जो कि अभी बनी है आपका तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंट। तंजानिया आपको पता है कि अफ्रीका का एक कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ठीक है, एक देश है। उसके बाद देखते हैं अगला, उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्टेबल जो अपर रूप है, यानी कि सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा? तो आपको ही पता है कि ये होगा आपका ग्रेफाइट, सबसे स्टेबल होता है। लेकिन अगर उष्मागतिकी रूप से पूछता है तो हीरा और ग्रेफाइट में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो इसको हम थोड़ा सा डाउट रखते हैं, बट हमारे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो ग्रेफाइट ही होना चाहिए। 99% जो है ग्रेफाइट ही इसका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 2022, ठीक है, और 2026 के बारे में दिया हुआ है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो कहाँ होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो होगा बर्मिंघम में होगा, बिल्कुल सही है। और 2026 में इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन इसका डी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 13वां जो है LBS के विषय में दिया हुआ है कि वित्तीय समावेशन में भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसके परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। LBS इज वन ऑफ द इकोनॉमिक मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्सेस द LBS। तो जो LBS होता है, अगर आपने एक बार भी न्यूज़ देखी होगी तो ये काफ़ी चर्चा में था। तो लीड बैंकिंग स्कीम होती है, अग्रणी बैंकिंग योजना। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते तो भी आप चार ऑप्शन में से एक एलिमिनेट कर लेते। अगला कह रहा है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो यह भी PV सिंधु ने जीता हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए उनके स्थापना के बारे में। तो बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है, समाजवादी पार्टी ये भी उत्तर प्रदेश की है। पार्टी तो उत्तर प्रदेश की है परंतु ये राष्ट्रीय पार्टी के रूप में घोषित हो चुकी है। उसके अलावा तेलुगु देशम और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। अगर आपको एक दो का भी ईयर मालूम होगा तो बेटर होता। बहुत सारे फ्रेंड्स ने इसे गलत कर दिया होगा जिनको ईयर नहीं मालूम होगा, तो इस पर तुक्का मारने का कोई केस नहीं था। अगर आपको ये 100% आ रहा था तो आपको करना था, अदरवाइज छोड़ देना था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा C। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी बनी थी, उसके बाद जो है बाकी पार्टीज बनी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये सेट C है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सेट C। लेकिन चूंकि क्वेश्चन बहुत जंबल है तो आप कोई भी व्यक्ति इस पेपर को देख सकता है। ठीक है, एक बार देखने के बाद अपने सेट को अपने सॉल्व कर लीजिए। केबुल लामजाओ जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, आपको पता है केबुल लामजाओ जो है लोकटक लेक में पाया जाने वाला है। उसके बाद अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण, यहाँ पर लिख रहा है कि रिलीजियस सिंथेसिस। चूंकि बहुत सारे शब्द जो है यहाँ पर इस बार गलती दे दिए हैं, बहुत ऐसे अनुवाद किए गए हैं जिसके ऊपर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ खासकर हिंदी मीडियम के। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर, तो जहाँ तक हमारी टीम और हमने खोजा हुआ है वहाँ पर ये 12वें शिलालेख में ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये 12वें शिलालेख में जो है इस प्रकार का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न आता है आपका मेक इन इंडिया से संबंधित है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 2014 में स्टार्ट किया गया था। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, 2014 में ही स्टार्ट हुआ था, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन D करेक्ट है इसका। 19वां आता है जो आपका खान मंत्रालय है। ठीक ना, यानी कि खनन मंत्रालय होगा, ये खान मंत्रालय नहीं होगा, खनन मंत्रालय है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो उसने जो रिपोर्ट दिया उसमें कह रहा है कि भारत में ऐसे 2 राज्य जो लौह अयस्क उत्पादन में आपका अग्रणी है वो कौन कौन से हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा D, यानी कि A, यानी कि उड़ीसा और कर्नाटक जो है इस समय अग्रणी बने हुए हैं। उसके बाद कहता है कि डेंगू बुखार जो होता है या डेंगू जो होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो बहुत ही आसान है, एडिस इजिप्टी मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। दूसरा नेक्स्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम की पार्टी गेट स्कैंडल। तो आप अगर वियॉन न्यूज़ या इस तरह की कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसमें दिखा रहा होगा कि जो यूनाइटेड किंगडम के जो प्रमुख हैं वो लॉकडाउन के दौरान भी जो है वहाँ के मानदंडों का ब्रीच किए थे और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी कैमरे में और फिर वो चीज़ें पता चली थी और बहुत ज़्यादा उसकी खबर बनी थी कि वहाँ पर जनता भूखों मर रही है और ये लोग जो है वाइन की पार्टी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था उस समय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो 22। चलिए अगला प्रश्न 22वां प्रश्न कह रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है आपका, उसके बारे में कह रहा है कि वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। तो ये सच्चाई है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो है अधिक विकसित है और हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले जो हरित क्रांति आई तो पंजाब हरियाणा इन क्षेत्रों में MS स्वामीनाथन की मदद से आई थी, जो इंटरनेशनली नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और वेस्टर्न के एरिया में इतना ज़्यादा अभी भी फर्टिलाइजर यूज होते हैं। यहाँ तो हमारे उत्तरी भारत में कम फर्टिलाइजर यूज होते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम फर्टिलाइजर यूज होते हैं, परंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर्स की बिल्कुल समझ जाइए खान होती थी। तो वहाँ के जो खेतीहर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो बहुत संपन्न भी होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, एक थ्योरी है जिसका नाम है द माल्थुसियन थ्योरी। तो द माल्थुसियन थ्योरी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो इसका जो आंसर है वो जनसंख्या के ऊपर जो है बनाई गई ये थ्योरी थी, माल्थुसियन थ्योरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 23वां प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR जो आती है आपकी, वो रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो कौन सा राज्य है जिसने आपका वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? तो ये जो राज्य है आपका वो है। तो बहुत अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अरुणाचल प्रदेश लगा कर आए हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कंपटीशन में कभी भी किसी से हेल्प कभी मत लीजिए, जो आपको आ रहा है वही करके आइए, क्योंकि कंपटीशन में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। आगे चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। तो ये भी अभी करंट की न्यूज़ है, कोचीन हवाई अड्डा। बिल्कुल सही है, कोचीन हवाई अड्डा जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। फिर चलते हैं चंद्रगुप्त 2 के बारे में एक स्टेटमेंट है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। कि जब शक विजय किया, जब शकारी विक्रमादित्य की टाइटल लेते हैं तो इन्होंने रजत मुद्रा यानी कि सिल्वर कॉइन्स चलाई। ठीक है, और दूसरा है कि इसकी जो
तौल हुआ करती थी वो 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर, तो ये बिल्कुल सही है कि रजत मुद्राएं चलाई थी, लेकिन इनकी तौल जो है वो कहीं भी एग्जैक्टली कहीं वर्णित नहीं है, परंतु जहां तक आंसर लग रहा है वो 1 और 2 दोनों होना चाहिए, क्योंकि जो भी गोल्ड सिक्के चलते थे वो 100 ग्रेन से ऊपर के होते थे, 125 ग्रेन के, 124 ग्रेन के, इस तरह के सिक्के चलते थे। तो जो है इसका आंसर हमारी तरफ से जो है वो डी दिया जा रहा है। अगला देखते हैं कि जो 27वें का आंसर है, वो 27वें कह रहा है कि कौन से जनजातियां कहाँ की हैं और सुमेलित हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा 1 और 4 जो है वो सुमेलित है, 1 और 4 सुमेलित है, यानी कि केरिया उड़ीसा की जनजाति है और पालियान जो है तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो 28वां प्रश्न है उसमें कह रहा है कि रर्बनाइजेशन, तो रर्बनाइजेशन का जहां तक हमें लगता है उसका आंसर होगा योगेंद्र सिंह। ये यहीं पास के रहने वाले हैं, आपके सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हैं, और इसका आंसर ठीक है। अगला प्रश्न है गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में आया था, 29वें प्रश्न पर चलते हैं। उसका क्या टारगेट था? तो उसका टारगेट था कि नदी को प्रदूषित बनाएंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। फिर आता है 30वां 30th क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो होगा वो सीधे डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा डी, क्योंकि शंकर खेड़ा का युद्ध जो था सबसे पहले हुआ था और सबसे अंतिम में हुआ था आपका मुदकी का युद्ध। ठीक है, तो इसे आप ईयर जो है आप इंटरनेट से सर्च करके देख सकते हैं। अगला है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, सबको पता होगा। शनि ग्रह के वायुमंडल के बारे में एक प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसमें सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे अधिक गैस पाई जाती है मीथेन। फिर आता है आपका सबसे बड़ा नदी घाटी बेसिन किसका है? तो नदी घाटी बेसिन जो है महानदी का है। ठीक है, इसमें 4 नदियों में सबसे बड़ा नदी घाटी बेसिन जो है आपका महानदी का है। उसका कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने निर्धनता यानी कि आपका जो पॉवर्टी होता है उसके ऊपर जो है इन्होंने कहा है कि श्रेणियों की पहचान की है। तो इसमें कौन कौन सी श्रेणी आती है? तो इसका आंसर होगा आय निर्धनता और मानव निर्धनता, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, जो हम लोग का 35वां प्रश्न है। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सेट हमारा सी है, लेकिन आप किसी भी सेट से इसको मैच कर सकते हैं। कह रहा है 35वें प्रश्न में कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप है, कह रहा है कि ये कौन सा कथन सही है? या 3 देशों में विभाजित है। पहला जो कथन है वो कह रहा है कि 3 देशों में विभाजित है, तो बिल्कुल नहीं, बोर्नियो जो है वो 3 देशों में विभाजित नहीं है, ये इंडोनेशिया में है और यहाँ पर जो है कालीमंतान नाम का नया जो कैपिटल बन रहा है वो बोर्नियो पर ही स्थित है। और दूसरा जो है ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सॉरी ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। ठीक है, तो ये 3 देशों में विभाजित है, जो मैं अभी बता रहा था कालीमंतान वाला, वो एक्सप्लेनेशन तो सही था, लेकिन ये द्वीप जो है 3 भागों में विभाजित है, मैं वो गलत बता रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन सी होगा, केवल एक सही है, ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो ये ठीक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर कुछ गलत बता रहा था आपको। ठीक है, फिर अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने कि औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाएं हुई थी, यानी कि जो 4 लड़ाइयाँ हो रही हैं उनका जो है कालक्रम आपको बताना है। तो इस ऑप्शन 36वें का जो आंसर होगा वो होगा बी। इसको आप देख भी सकते हैं कि सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी वो बनारस के पास शुजा के पराजय के साथ हुई थी और सबसे अंतिम में देवराई का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, इसमें कह रहा है कि कौन सी हरित गैस नहीं है। 37वें प्रश्न में आपको सबको पता होगा कि आर्गन जो है वो एक निष्क्रिय गैस है, यानी कि इनर्ट गैस है, और वो जो है आपका हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आता है 38वां प्रश्न, तो आपको ये बहुत ही आसान प्रश्न है। 38वां प्रश्न जो पूछा हुआ है इसका आंसर होगा डी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं, तो ए का जो ऑप्शन होगा वो होगा 1, 1957 में आया था, फिर ये 2, 3, 4 लगातार इसमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, 39th क्वेश्चन पर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS जो होता है आपका, उसमें सबसे लंबे समय तक कौन रुका था? तो मार्क वेंडे, इनका नाम काफ़ी चर्चा में था। मार्क वेंडे वो व्यक्ति हैं जो नासा के एस्ट्रोनॉट हैं और जो सबसे लंबे समय तक रुकने का ISS में इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि 4 रोगों का नाम दिया है। 40वां प्रश्न यहाँ पर दिया है कि खट्टे नासर आलू का कृष्णकांत रोग। देखिए कृष्णकांत रोग यहाँ पर भी दे दिया है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो रहे थे कि कृष्णकांत क्या होता है। ठीक है, उसका तो इंग्लिश एटलीस्ट कन्वर्ट करना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, और गेहूं का साहू रोग जो दिया है वो भी यहाँ पर SAHU साहू ही लिख दिया है। ठीक, तो इस तरह की जो ट्रांसलेशन में गलतियां हैं वो हो रही हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, इसमें एक ही से मैंने आंसर मार दिया है कि जो खट्टे नासर होता है, इसका इंग्लिश बहुत अच्छा था, जो सिट्रस क्रैकर इसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। तो ये जो है आपका होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो इस प्रकार आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, केरल में रबड़ बिल्कुल होता है। ठीक है, 41 प्रश्न पर मैं हूँ। तो केरल में जो है वो रबड़ होता है, रबड़ के लिए जो है फेमस है, तो बाकी को आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, यही पूछा है कि कौन सा इसमें सुमेलित है। ठीक, बाकी तीनों चीज़ें गलत दी हुई हैं। 42वें प्रश्न पर आते हैं। तो 42वां प्रश्न कह रहा है कि आर्यक स्तंभ वाले मंच में, तो काफ़ी बच्चों को परेशान करने वाला ये था कि आर्यक स्तंभ या आर्यक पिलर जो है वो कहाँ पर है। ठीक,
तो इसका जो आंसर होगा वो नागार्जुन कोंडा होगा। इक्ष्वाकु वंश के राजा जो थे वो इस साइड में करते थे और शासन करते थे, और नागार्जुन कोंडा इसका करेक्ट आंसर होगा। 43rd का आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा सी, ठीक ना, क्योंकि एसडीजी जिसको गोल याद होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें आपको पता होगा कि एसडीजी 10 जो है असमानताओं में कमी से संबंधित है, तो उसी से ये जो आंसर मिल जाएगा। चलते हैं 44th क्वेश्चन की ओर। बहुत ही तेजी के साथ मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप थोड़ी सी आवाज़ धीरे करके देख लीजिएगा, मतलब स्पीड जो है धीरे करके देख लीजिएगा। रमेश तावड़कर, यहाँ पर कुछ विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का नाम दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि रमेश तावड़कर जो है वो मणिपुर के हैं, ठीक है। वहीं पर कुलतार सांधवान जो है वो 2 यानी कि गोवा के हैं, ठीक। नाम से भी आप मिला सकते हैं, देखिए कुलतार सांधवान ये पंजाबी नाम लग रहा है, तो इससे भी आप आंसर को मैच कर सकते थे। उसी तरह ऋतु खंडारी जो है ये आपकी गोवा की हैं, ठीक है ना, ऋतु खंडारी जो है वो गोवा की है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। संविधान की मूल संरचना, तो ये आपका प्रश्न घुमा घुमा कर देता है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। केशवानंद भारती होगा। जो ज्योतिबा फुले जो है वो जाति विरोधी आंदोलनों के साथ जुड़े हुए थे, ठीक ना, वो कहते थे कि दलित का ज़्यादा शोषण ना किया जाए, उस प्रकार जो है वो जुड़े हुए थे। 47वें का आंसर होगा डी, यानी कि कतरनिया घाट जो है 1975 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में शामिल किया गया है। काफ़ी फैक्चुअल प्रश्न था ये। 48वां प्रश्न कह रहा है कि असम मेघालय विवाद हुआ था, उसमें आपको पता है कि कौन कौन गया था असम मेघालय विवाद में। आपके केंद्रीय गृह मंत्री असम और मेघालय के मुख्यमंत्री गए थे। एक न्यूज़ में, काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ का विवाद काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था, तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न आता है 49वां प्रश्न आता है कि कहाँ की लोकसभा जो है सुमेलित नहीं है। काफ़ी फैक्चुअल प्रश्न था, तो इसको अटेम्प्ट करने का केवल तभी साहस करते जब आपको उतने फैक्ट याद होगा। तो 7वीं जो लोकसभा थी वो 1982 में नहीं थी, तो ये इस प्रकार ये प्रश्न जो है इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है 50वां प्रश्न है वहां पर कि कौन सा ऑपरेशन अभी किया गया है। ऑपरेशन गंगा किया गया, आपको पता होगा, जो भी वहां के मेडिकल छात्र थे उनको यूक्रेन से वापस लाने के लिए। 51 की बात करें तो सर्ववर्मन जो है वो गया ताम्रपथ नहीं है, ये समुद्रगुप्त होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 52वें प्रश्न की बात करें तो 52वें प्रश्न का आंसर होगा सी, ठीक है, सी प्रश्न होगा, क्योंकि 1 का जो होगा ओसाका डायरेक्टली आपका सूती वस्त्र होता है, और डेट्रॉयट जो होता है वो आपके मोटर वाहन से संबंधित होता है, तो इन 2 के साथ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगला कह रहा है कि अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में जो 200 मीटर की तैराकी प्रतिस्पर्धा की गई है, उसमें आपके सज्जन प्रकाश या साजन प्रकाश जो है 53वें प्रश्न का आंसर होगा डी, ठीक है। इसी प्रकार 54वें प्रश्न को देखते हैं, तो किस प्रकार संयुक्त लोकसभा जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बनाई जा सकती है। तो 2 प्रकार से बनाई जा सकती है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या संविधान के द्वारा बनाई जा सकती है, और दूसरा है आपका कि संबंधित राज्य अगर निवेदन करते हैं तो लोकसभा के द्वारा भी बनाई जा सकती है। फिर कह रहा है कि नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग कांड के समय कौन त्याग दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 56वें प्रश्न की ओर। 56वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार यहां पर दिख रहा है आपको कि कौन सा जैव निम्नीकरण के लिए आपका कौन सा पदार्थ जो है जैव निम्नीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या जैव निम्नीकरण जिसका हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ऊन। आपको पता है जब भी वूल आंसर देगा तो आप ओरिजिनल वूल समझेंगे जो कि भेड़ से प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे जो सिंथेटिक वूल चल रहे हैं उसमें, ठीक है। फिर कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में प्रश्न क्या हुआ है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है आपका। फिर आता है 58 क्वेश्चन, तो 58 क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये मैं बाद में बताना चाहूँगा, लेकिन अभी जहाँ तक हम लोग को लग रहा है हमारी टीम ने इसका आंसर जो दिया है वो दिया है 3 और 4, ठीक है, परंतु इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको कन्फ्यूजन में आप रखिएगा, ठीक है, बाद में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न। अभी 59 और 60 क्वेश्चन को भी हम लोग होल्ड पर रखते हैं, डायरेक्टली चलते हैं 61वें प्रश्न की ओर, ठीक है। 61वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 61वां प्रश्न है आपका कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आपका जो माल्को है वो तो आपके चेन्नई में है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल जो है वो हीराकुंड में नहीं है, ठीक है। तो इसका 61 का आंसर होगा सी, ठीक। सत्यशोधक समाज जो है वो आपका ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक। सत्यशोधक समाज की स्थापना ये भी आपका उसी प्रकार का आंदोलन था जो अभी हमने पिछला आंदोलन देखा है, ठीक। फिर देखते हैं कि दिल्ली को एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया, तो 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न आता है कि रामानुजाचार्य से अभी आपके यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, तो विशिष्टाद्वैतवाद के थे रामानुजाचार्य, तो ऑप्शन हो जाएगा 64 का डायरेक्टली सी, ठीक है। उसके बाद आता है कि पंचायत को कब एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज में डिवाइड किया गया है, तो आपको पता होगा कि 1996 में पंचायत को आपका शेड्यूल्ड एरियाज में जो है डिवाइड किया गया है, मतलब इस तरह कानून पारित करने के लिए किया गया है। काराकुम मरुस्थल अभी आपके न्यूज़ में था, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में जो है अवस्थित है, ठीक है। तो 66 प्रश्न हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। 67वें क्वेश्चन की ओर 67 क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद नहीं ग्रहण किया है कभी भी, ठीक है, और वो राष्ट्रपति डायरेक्टली बने हैं, तो इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले नीलम संजीव रेड्डी पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद कह रहा है कि डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन जो है कर्नाटक में किया गया था, इसका आंसर होगा बी। 68 का 69 पर आते हैं कि एक गिलास पानी में नमक का घोल जो है वो आपका समरस विलयन यानी कि होमोजेनस विलयन होता है, ये बिल्कुल सही है 69। और
ये जो है समरस घोल पूरे विभिन्न संगठन वाला, तो इसका इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द होमोजीनियस, ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 69 का आंसर होगा आपका डी। 70 पे चलते हैं कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपका जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा, ठीक है ना, ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि ये आपका सुल्तानगढ़ी लाल मस्जिद, तो आपको पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। और जमात खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 2 ऑप्शन तो यहाँ पर पहले से भी मैच यहाँ पर पड़े हुए हैं। बात आती है सुल्तानगढ़ी की, सुल्तानगढ़ी आपका बनवाया था इल्तुतमिश ने, यानी कि ए का 3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। 71 का ऑप्शन हो जाएगा डी। आप आते हैं 72 प्रश्न की ओर। 72 लिमनेटिक के बारे में अगर बात की जाए तो 72 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। एक बार देख लीजिएगा, इसको बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर यूपीपीसीएस ने पहली बार जीवन में, जब से पेपर दिया जा रहा है तब से इसको चेंज होता हुआ देखा है मैंने, तो यहाँ पर बहुत लोगों का जो है आंसर गलत होगा जिन्होंने ऑप्शन नहीं पढ़ा होगा। भारत में किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक भाग नगरी है, तो जैनिज्म में जो है 80% लगभग जो है नगरी भाग पाए जाते हैं। उसका कह रहा है कि लंदन के रॉबर्ट हेल्बर्ट हॉल में जो आपका लता मंगेशकर थी वो पहली बार प्रस्तुति दी थी और वही उनका एक इंटरनेशनल ट्रिप था, तो 74 का हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आंसर 75 का आंसर होगा बी, क्योंकि नियोप्रीन जो है वो एक सिंथेसाइज रबर है। उसके बाद फिर जनसंख्यिकीय लाभ या डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है वो होता है कार्यशील जनसंख्या के बारे में कहता है, यानी कि 15 या 14 से लेकर के 65-64 तक की जनसंख्या जो कि काम करती है, ठीक है, और जो कि ना काम करने वाली जनसंख्या से ज़्यादा अधिक होती है, तो उसी को जनसंख्यिकीय लाभांश कहते हैं। फिर ये जो फ्रंटियर रिपोर्ट आपकी आई हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो इसके बारे में कह रहा है 77 का आंसर जो होगा डी होगा। सबसे ज़्यादा दूसरा ध्वनि प्रदूषण वाला जो शहर है वो है आपका मुरादाबाद। तो 77 आंसर हमने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इतना क्वेश्चन मिलाएंगे, बाकी आंसर हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइए लगे हाथ हम लोग 78, 79 और 80 भी कर देते हैं। तो 78 का आंसर आपका होगा ए, 79 का आंसर होगा सी और 80 का आंसर होगा ए, ठीक है। और फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में जानते हैं हम लोग कि इसका आंसर होगा डी, ओजोन। तो यहाँ तक अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।